आज हम लोग पॉलिटी के अंतर्गत प्रथम चैप्टर पढ़ेंगे। पॉलिटी के अंतर्गत सत्ता की साझेदारी। इसमें मूल रूप से बेल्जियम और श्रीलंका के लोकतंत्र के बारे में जानेंगे। वहाँ के देश ने अपने यहाँ हो रहे गृहयुद्ध को कैसे टाला या गृहयुद्ध होने से अपने देश को कैसे बचाया, तो इसके बारे में हम लोग दो देश का अध्ययन करेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका। तो सर्वप्रथम हम लोग बेल्जियम से शुरुआत करते हैं। आप देख पा रहे होंगे बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है, यूरोप महादेश है और उसका एक छोटा सा देश बेल्जियम है, जिसका नक्शा हम आगे आपको दिखाएंगे और उसमें बताएंगे इसका क्या क्षेत्रफल वगैरह है। छोटा सा देश है जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की सीमाएं फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग से मिलती है। ये चार देश बेल्जियम का पड़ोसी देश है। बेल्जियम की आबादी भारत के हरियाणा राज्य से लगभग आधा है, जो 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा है। तो बेल्जियम की राजधानी हरियाणा राज्य से लगभग आधा है, जो 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा है। बेल्जियम की आबादी कितनी है? 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा। बेल्जियम में 59% आबादी, 59% आबादी फ्लेमिश इलाका में निवास करती है। फ्लेमिश एक इलाका है, बेल्जियम को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक फ्लेमिश और एक बेलोनिया। तो फ्लेमिश के इलाके में मूल रूप से डच भाषी रहते हैं, जिसकी जनसंख्या कितनी है? 59%। लगभग बेल्जियम की कुल जनसंख्या का 59% आबादी फ्लेमिश इलाके में रहता है और 40% आबादी जो है बेलोनिया के क्षेत्र में रहता है, जो फ्रेंच बोलता है। अब देख पा रहे हैं 40% आबादी फ्रेंच बोलता है और 59% आबादी डच बोलता है और बचा हुआ शेष 1% आबादी जर्मन बोलता है। जर्मन बोलने वाले की संख्या कितनी है? मात्र 1%। अब बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, यहां पे बेल्जियम की कुल जनसंख्या का उल्टा एक तरह से समीकरण है। इसमें देखिए ब्रुसेल्स में 80% आबादी फ्रेंच और 20% आबादी डच बोलते हैं। ब्रुसेल्स में 80% आबादी फ्रेंच बोलता है, जबकि 20% आबादी डच भाषा का प्रयोग करता है। जबकि पूरा बेल्जियम में 59% आबादी डच भाषा का प्रयोग करता है और 40% आबादी फ्रेंच भाषा का प्रयोग करता है। अतः फ्रेंच भाषा का प्रयोग करने वाला आबादी जो है ये बेल्जियम में अल्पसंख्यक है। बेल्जियम में फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यक हैं, ये आपको याद रखना है कि बेल्जियम में फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यक हैं। यदि आप तुलना करें फ्रेंच भाषी और डच भाषी में, तो फ्रेंच भाषी ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर है। एक तरफ जो जिसकी जनसंख्या डच की जनसंख्या ज़्यादा है, तो वह गरीब, कम पढ़ा लिखा उसकी जनसंख्या है, जबकि फ्रेंच जो है ज़्यादा एजुकेटेड भी है, ज़्यादा समृद्ध भी है, ज़्यादा ताकतवर भी है। तो धीरे धीरे जब डच खुद को ताकतवर बना लिया, तब 1950 से 60 के दशक में डच और फ्रेंच बोलने वाले के बीच क्या हुआ? तनाव बढ़ता गया, क्योंकि अब डच भी ज़्यादा पावरफुल हो गया, ज़्यादा ताकतवर हो गया, वो पढ़ लिख लिया, तो उसमें सामर्थ्य ज़्यादा हो गई, तो दोनों में तनाव बढ़ता गया फ्रेंच और डच के बीच। इससे क्या हुआ कि शीत युद्ध की स्थिति या संभावना बन गई कि बेल्जियम में शीत युद्ध अब कभी भी हो सकती है। शीत युद्ध की संभावनाएं बन गई। यहां गृह युद्ध की बात नहीं हो रही है, शीत युद्ध की बात हो रही है। क्योंकि गृह युद्ध में क्या होता है कि हिंसक रूप ले लेता है, लेकिन हिंसक रूप यहां नहीं लिया था। यहां ऐसा लगा था कि शीत युद्ध मतलब आगे चल के शीत युद्ध या गृह युद्ध हो सकता है, तो यहां शीत युद्ध की संभावनाएं आ गई। तो इसको देखते हुए, शीत युद्ध की कंडीशन को देखते हुए 1970 से 1993 के बीच
ये जो 23 साल का डिफरेंस है, 23 साल का डिफरेंस में इस बीच में क्या किया, बेल्जियम के संविधान में 4 बार वहां के नेताओं ने संशोधन किया, 4 बार संशोधन किया बेल्जियम के संविधान में। यह संशोधन क्यों किया गया? बेल्जियम के संविधान में 4 संशोधन इसलिए किए गए ताकि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो। मतलब ऐसा ना लगे कि वो इस बेल्जियम देशवासी, बेल्जियम का देश, बेल्जियम उनका देश नहीं है या वो उससे अलग है, ऐसा ना लगे। वहां के हर एक नागरिक को ऐसा लगे कि बेल्जियम जो बेल्जियम देश है वो सबके लिए बराबर है, सबके लिए इक्वल है। इसलिए ये 4 संशोधन किए गए। इतना ज़्यादा ये मोरल रूप से, नैतिक रूप से ये संशोधन किया गया था, इसीलिए इसको कल्पनाशील बोला गया, कल्पनाशील व्यवस्था माना गया। ऐसा लोग कल्पना में सोच सकता है कि इस ढंग का कोई भी संशोधन आ सकता है कि सभी नागरिक को एक सरकार खुश रख सके, बट बेल्जियम में ऐसा हुआ, इसीलिए इसको क्या कहा गया, कल्पनाशील व्यवस्था कहा गया। बेल्जियम के संविधान में किए गए 4 संशोधन निम्न हैं। अब आप 4 संशोधन देखिए, बेल्जियम के संविधान में क्या क्या हुआ। केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। डच और फ्रेंच, क्योंकि डच कितना था, 59% आबादी था, फ्रेंच का कितना था, 40% आबादी था, 40%, ठीक है। ये दोनों इतना आबादी का अंतर रहते हुए भी दोनों का नेता जो है आपस में ये सामंजस्य बना लिया कि हम लोगों का मंत्रियों में समान संख्या रहेगी, ठीक, समान संख्या हुआ। उसके बाद एक ऐसा विशेष कानून बनाया गया जिसमें कि किसी भी रूप में यदि कोई कानून बनाना पड़ेगा तो उसमें दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत होना चाहिए। यदि दोनों, उसके लिए रूल बना कि दोनों भाषाई समूह का सांसद यदि नहीं रहे, यदि बहुमत से पास नहीं करेगा उसको, तो कोई भी कानून अमल में नहीं आएगा, ठीक। दूसरा संशोधन उनमें क्या किया गया कि केंद्र सरकार ने की अनेक शक्ति राज्य सरकार को सुपुर्द कर दी, राज्य सरकार को दे दिया गया केंद्र की अनेक शक्ति, ठीक है। यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप एग्जाम्पल लो कि भारत देश में भी क्या है। देखिए, राज्य सरकार मनोरंजन कर लगाता है। आप सुपर 30 मूवी देखे होंगे। सुपर 30 मूवी जब रिलीज हुई तो बिहार सरकार ने क्या किया, सुपर 30 मूवी को टैक्स फ्री कर दिया, मनोरंजन कर हटा दिया। तो इसमें केंद्र सरकार उसके लिए बाध्यता नहीं कर सकता कि तुम मनोरंजन कर नहीं हटा सकते या ले नहीं सकते, तो उसके लिए वो स्वतंत्र है। इसीलिए बहुत सारी ऐसी शक्तियां जो है राज्य सरकार को दे दिया गया, जो कि राज्य सरकार पूर्ण रूपेण आजाद है, उसमें जो भी अमेंडमेंट करना है, जो भी रूल लागू करना है वो कर सकता है। तो ऐसा उन्होंने बेल्जियम में किया गया दूसरे संशोधन के अकॉर्डिंगली, ठीक। तीसरा संशोधन जो हो रहा है उसमें कह रहा है ब्रुसेल्स में अलग सरकार गठन की गई और इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व। ब्रुसेल्स क्या है, ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। यहां पे क्या था, 80% व्यक्ति फ्रेंच बोलता था और मात्र 20% डच बोलता था। तो इतना ज्यादा जनसंख्या का डिफरेंस होते हुए भी ब्रुसेल्स में अलग राज्य का गठन किया गया और दोनों समुदाय को समान क्या प्रतिनिधित्व दिया गया। मतलब वहां पे यदि कोई मंत्री बनेगा, कुछ भी होगा, तो उसमें दोनों समुदाय के लोगों का समान अधिकार होगा। ये उन्होंने 3rd अमेंडमेंट में किया। और चौथा संशोधन क्या किया, चौथा संशोधन उसका सबसे ज्यादा और सबसे उचित कदम है। चौथा संशोधन इसके तहत देखिए, केंद्र और राज्य सरकार के अलावा यहां एक तीसरी सरकार भी काम करती है, जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। सामुदायिक सरकार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे। सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं? सामुदायिक सरकार मेन रूप से किसी भी राज्य में या किसी भी देश में, चाहे वो बहुत कम भाषा बोलने वाला, बहुत कम आबादी ऐसा हो जो बहुत कुछ भी भाषा बोलता है, मानो कोई मलयालम बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, तो इस तरह से जो छोटा छोटा भाषा कोई भी बोल रहा है, बहुत कम जनसंख्या है, वो भी अपने समुदाय में एक
व्यक्ति को अपना प्रतिनिधित्व चुन सकता है और उसके द्वारा वह प्रतिनिधि जो है सरकार तक अपनी बात पहुंचाएगा, उसका दुख दर्द को पहुंचाएगा। अतः इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। देखिए इसमें क्या किया कि एक भी भाषा यदि कोई बोल रहा है उसका जो है अपना जो है गवर्नमेंट होगा, अपना प्रतिनिधि होगा, इसके लिए उन्होंने दिया। और इसके पास पावर क्या होगा, पावर आप देख सकते हैं इस सरकार को संस्कृति, पावर के रूप में इस सरकार को क्या रहता है, संस्कृति भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार है। जैसे मानो बहुत सारा देश ऐसा है जो एक भाषा को अपना राष्ट्रीय भाषा घोषित करता है। जैसे अभी हम लोग श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ सिंहली भाषा जो है एक फिक्स हो गया, वही राजभाषा रहेगा। तो बहुत सारा देश अपना एक भाषा को फिक्स कर देता है, यही भाषा आपको बोलना पड़ेगा, यही भाषा आपका ऑफिशियल होगा, यही भाषा आप क्या कहते हैं कोई भी एग्जाम में यदि आपको मिलता है गवर्नमेंट जॉब के लिए उसी भाषा का इस्तेमाल क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, तो बाध्यता कर देता है। तो इसमें क्या होगा, उसका एक भाषा होगा जिसका संरक्षण सामुदायिक सरकार करेगी। संस्कृति और भाषा के मसलों पर यह फैसला लेने का अधिकार इसको था। अब उपरोक्त तथ्य में जितना हम लोग अभी तक पढ़े उसमें क्या क्या हुआ, अब देखिए उपरोक्त व्यवस्था करने के कारण ही बेल्जियम में गृह युद्ध की आशंका खत्म हो गई और भाषा के आधार पर बेल्जियम विभाजित होने से बच गया। बेल्जियम में यदि ये इतना 4 अमेंडमेंट नहीं लाया जाता तो क्या होता कि फ्रेंच अलग हो जाते, फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले अलग हो जाते, हो सकता देश भी टूट जाता भाषा के आधार पर। इससे उसे बचा लिया गया। वर्तमान समय में अब ये बचाने के कारण देखिए इस बेल्जियम जैसे छोटे देश को कितना लाभ हुआ कि जब हाल के दिनों में वर्तमान समय में यूरोपीय देश मिलकर, बहुत सारा यूरोपीय देश मिलकर, यूरोप महादेश का बहुत सारा देश मिलकर यूरोपीय संघ बनाया। अब देख पा रहे होंगे यूरोपीय संघ बनाया, तो यूरोपीय संघ जो बनाया तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में बनाया। इनके इस अमेंडमेंट से यह फायदा हुआ कि देश में शांति बहाल हुई। देश में शांति बहाल हुआ तो एग्जाम्पल एक पूरे विश्व के लिए इन्होंने दिया कि हमारे देश में इतना एकता है, इतना शांति है। तो उसके तहत यूरोपीय संघ का जो है मुख्यालय ब्रुसेल्स में बनाएगा। उत्तरी अटलांटिक संधि, नाटो संधि संगठन, नाटो का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स में बनाया गया, ठीक है। और ये नाटो क्या है, सैन्य गठबंधन है, एक तरह से सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुआ। 4 अप्रैल 1949 को हुआ। आप ये बहुत याद रखिएगा, ये आपको जब तक जॉब नहीं होता, यदि कोई जनरल कंपटीशन में आप बैठेंगे भविष्य में तो उसमें आपको इस दोनों से क्वेश्चन पूछता है। यूरोपीय संघ से क्वेश्चन पूछेगा, नाटो से क्वेश्चन पूछेगा, उसके स्थापना दिवस से पूछेगा, सैन्य संगठन है कि नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछेंगे। अब थोड़ा सा क्या कहते हैं मानचित्र के द्वारा हम लोग इसके बारे में जानेंगे, बेल्जियम के बारे में। ये एनसीईआरटी बुक का एक मानचित्र आपके सामने है, पहले इस पे हम लोग देखते हैं इसको। ये देखिए, ये ऊपर वाला पार्ट, कोई भी नक्शा जब आप देखते हैं, कोई भी मानचित्र जब देखते हैं तो उसका ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, नीचे साउथ, राइट हैंड साइड पे ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट। इसको पहले मानचित्र देखने के लिए सीखिए, क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब इसमें देखिए ग्रीन है, रेड है, तो ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये है फ्लेमिश। ये क्या है, फ्लेमिश है। फ्लेमिश आप पढ़ चुके हैं। फ्लेमिश इलाके में कौन रहता था, डच भाषा बोलने वाला। डच भाषा बोलने वाला फ्लेमिश इलाके में रहता था, अर्थात नॉर्थ के इलाके में, ठीक है। बेल्जियम के नॉर्थ में फ्लेमिश इलाका है और उसको फ्लेमिश इलाका बोला गया, और इसमें कौन, डच भाषी रहते हैं। और ये जो रेड कलर में है ये है वेलोन। वेलोन में फ्रेंच भाषी रहते हैं। 40% आबादी जो है फ्रेंच भाषी का ये रहता है, कहाँ, वेलोन में, ठीक। अब 1% जर्मन जो है, ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन खिंचा हुआ इलाका, ये कोने में, ये जो है जर्मन का 1% आबादी, ठीक है, जर्मन रहता है। ये छोटा सा आबादी जो देख रहे हैं, ये देखिए छोटा सा, यही है ब्रुसेल्स, जर्मनी क्या कहते हैं, बेल्जियम का राजधानी ब्रुसेल्स, ठीक। तो आप इस नक्शे में इतना चीज़
जान गए। और नक्शा देखने के लिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब इसके अकॉर्डिंगली अब दूसरा नक्शा में अब यदि इसी को पढ़ना है सेकेंड में, अब देखिए इसके तहत आप देखिए बेल्जियम ये देश है, दिख रहा है आपको बेल्जियम, ठीक। अब इसमें से ब्रुसेल्स आपको देखिए, ब्रुसेल्स है जो छोटा सा राजधानी उनका, ये सीन नदी के किनारे है। ये भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रुसेल्स किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। सीन नदी के किनारे है, ठीक है ब्रुसेल्स, एक याद हो गया। दूसरा क्या है कि इसका जो क्या कहते हैं पड़ोसी देश था, अब देखें ये देखिए फ्रांस, ठीक, लग्जमबर्ग, जर्मनी और नीदरलैंड, ये चार जो है इसका पड़ोसी देश हो गया, फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी, नीदरलैंड, ठीक। आप यहाँ से चार पड़ोसी देश। और ये देखिए नॉर्थ अटलांटिक महासागर भी इसके पड़ोसी ही है, उसके किनारे है, एक तरफ ये है। आप इसको नॉर्थ में मान लो, इसका बेल्जियम के नॉर्थ में ये महादेश पड़ता है, ठीक। तो ये इससे आपको ये समझ में आ गया होगा। ये लाइन आप एक तरह से इस तरह से ड्रॉ करो, एक लाइन, ठीक। आप इसको एक तरफ नॉर्थ के तरफ को क्या मानेंगे आप, फ्लेमिश, और साउथ के तरफ को क्या मान लेंगे, वेलोन। वेलोन में कौन भाषी ज़्यादा है, तो फ्रेंच, और नॉर्थ में कौन सा है, फ्लेमिश में डच। तो एक यदि आप इसी पे सिर्फ एक नक्शे को आप अपने घर में इसी का एक नक्शा निकालिए, कहीं से भी क्या कहते गूगल पे आपको मिल जाएगा, निकाल के इसी पे सारा लिख दो आप कि यहाँ जो है डच भाषी है, डच में जो है 59% आबादी है, ठीक है। इसका जो है जर्मन में 40% आबादी है। इस तरह से आप लिख के इसका अध्ययन कर सकते हैं, ठीक। और इसको पढ़िए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए, कोई दिक्कत है तो वो लिखिए उसमें। और एक होमवर्क आपको कि नाटो का भी अध्यक्ष कौन है, और जुलाई में जो उसका अध्यक्ष बनने वाला है उसका नाम यदि आप गूगल से सर्च कर लीजिए, जहाँ से भी मिलता है आपको, तो आप ज़रूर लिखें और उसके बारे में पढ़ें। भविष्य में भी ये बहुत नाटो का अध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन आता है कि नाटो का अध्यक्ष कौन है, ठीक। तो आप इसका पता करें और कमेंट करें।